एफडी जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। लगातार इस शो के जरिए हम आपके सामने कुछ बेहतरीन ट्रेड रखने की कोशिश करते हैं, वो आज भी करेंगे। और ये बजट का हफ्ता है, हम तो पूरी तैयारी के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे से ईटी न्यूज़ स्वदेश को देखकर अपना पैसा बना रहे होंगे। एक और चीज़, हम सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं, आज भी रखेंगे। हम आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे। आज के हमारे मेहमान हैं अजीत मिश्रा, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। वो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, अलग अलग स्टॉक्स पे अपना एक व्यू पॉइंट देंगे। साथ ही साथ हम बजट से जुड़ी हुई खबरों पे भी आपको बिल्कुल उससे भी अलग नहीं रहने देंगे। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं 300 पॉइंट आपको जो निफ्टी पे दिखा रहा हूँ कि शानदार बढ़त आज निफ्टी के अंदर आई है। HDFC ने अपने आप को गिरने से रोका, रिलायंस ने अपने आप को चलाया। इसे कहते हैं वेटेज, इसे कहते हैं मार्केट का पंच, इसे कहते हैं मार्केट का रिएक्शन। 300 पॉइंट आज बाजार ने ऊपर है और 4.5% की तेज़ी है। हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में SEZ वाली भी बातचीत चल रही है, क्योंकि रिलायंस के बहुत सारे SEZs हैं। हो सकता है रिलायंस के अंदर क्रूड के अंदर की आज तेज़ी है, ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि बजट से पहले जो मार्केट की चर्निंग हुई है, FIs जो 20% तक पहुंच गए थे, बड़े शेयर्स पे आते हैं वापस से लौट के, वो रिलायंस के साथ वापस आ रहे हैं। तो रीजनिंग अनेक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा तैयार रहना है। ये मार्केट कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में डाटा चर्निंग हो रही है, हम एक एक करके आपके सामने रखें। लेकिन पहले आज बजट की बात होगी, क्योंकि बजट का हफ्ता है। इसलिए बजट में जो नई पेंशन स्कीम्स में कुछ सुधार का रोड मैप देखने को मिल सकता है। जब मैं इंश्योरेंस की और पेंशन की बात बोल रहा हूँ, तो जो हमारे रिपोर्टर हैं उनको बिल्कुल पैनी नज़र रखते हैं इस पर। और इसमें NPS भी एक, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम्स भी इसमें कहीं ना कहीं अपना रोल अपनाएगा। आइए अनुराग शाह से पता करते हैं ये क्या खबर है और इससे आपकी और मेरी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक बार उनसे समझते हैं। अनुराग, बताएं आप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले इंटरिम बजट के अंदर पेंशन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ रोड मैप का ऐलान कर सकती है। और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो नए पेंशन रिफॉर्म होंगे वो मौजूदा जो NPS प्रणाली है उसमें ट्वीक किया जाएगा, और जो हाइब्रिड पेंशन स्कीम जो है उसका रोड मैप दिया जाएगा। हाइब्रिड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मिक्स होगा, और उसमें 50% गारंटीड पेंशन की बात कही जाएगी। जिस तरह से पिछले साल मार्च के अंदर सरकार के द्वारा एक कमिटी बनाई गई थी, और उस कमिटी के द्वारा जो सुझाव दिया गया है हाइब्रिड पेंशन स्कीम का, जिसमें 50% पेंशन की गारंटी दी जाएगी। जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, बेसिक सैलरी, उसका 50% पेंशन की बात की गई, वो सुझाव दिया गया था। और अगर उस 50% के अंदर कोई कमी होती है तो वो फिर सरकार के द्वारा टॉपअप किया जाएगा। इस नई प्रणाली के अंदर भी जो एम्प्लॉय होंगे, कर्मचारी होंगे, उनको एन्युटी तो खरीदनी होगी, लेकिन जो शॉर्टफॉल होगा उसकी पूर्ति सरकार के द्वारा की जाएगी। जिस तरह से कई राज्यों के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग उठ रही थी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम से जो सरकारी खजाने पे काफ़ी भार आ सकता है, तो इसी को देखते हुए ये हाइब्रिड पेंशन स्कीम पर सरकार जो है रिफॉर्म के तौर पे देख रही है। और ये हाइब्रिड पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश के द्वारा लागू की जा चुकी है, जिसमें 50% की गारंटी दी जाएगी, क्योंकि NPS जो मौजूदा प्रणाली है वो मार्केट लिंक है। वहाँ पर एक गारंटीड रिटर्न की सुनिश्चितता नहीं है। तो जो हाइब्रिड स्कीम के अंदर जो भी शॉर्टफॉल होगा वो सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। जिस तरह से कई राज्य है, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर से न्यू पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो गए थे, और इसके बाद कई राज्यों की मांग भी उठी थी, लेकिन उसी को देखते हुए सरकार के द्वारा ये एक नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। हाल ही के हमने देखा था कि राजस्थान जैसा राज्य जो ओल्ड पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो गया था, लेकिन उसके अभी ऐलान किया गया है राजस्थान के द्वारा 3-4 दिन पहले ही कि राजस्थान वापस न्यू पेंशन स्कीम में वापस आ रहा है। तो जो हाइब्रिड स्कीम होगी वहाँ पर एक गारंटीड रिटर्न की बात की जाएगी, जिसका रोड मैप जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट के अंदर देगी। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी खबर बताने के लिए। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब स्पीड से, और विनय रजानी का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने क्या सुपर हिट कॉल दी जब सबके मन में शंका चल रही थी विनय रजानी का निफ्टी खरीदो। क्या है रिपोर्ट कार्ड में, आइए आपको दिखाते हैं। विनय रजानी ने उस दिन ही कहा था कि निफ्टी को खरीदने का समय आ गया है और आप इसका फायदा उठाइए। 21,400 की कॉल से 100% का प्रॉफिट। आज तो गैप ही मिल गया, आपने उस दिन भी लिया होगा तो शाम होते होते तक निफ्टी काफ़ी अच्छे से रिकवर होके आ गया था। और आज देखिए क्या शानदार प्रॉफिट है। पावर ग्रिड उनकी लिस्ट में था 2.5% का। मैं सारा इसमें से मान लेता हूँ कि ठीक है,
अब आपसे कुछ ट्रेड छूट गया होगा, कईयों का स्टॉप लॉस लग गया होगा, कईयों पे आपने ट्रेड लिया ही नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक कॉल ने 21,400 की कॉल ने आपके सारे घाटों को पूरा कर दिया होगा और इसी कॉल से आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट भी मिला होगा। मैं फिर से कहता हूँ 18 ऑफ स्वदेश को आप लगातार देखते रहेंगे तो आपको एक बेनिफिट तो ज़रूर होगा, वो ये होने जा रहा है कि आप अलग अलग स्टॉक्स को चुनिए, पकड़िए और उसका फ़ायदा उठाइए। सभी स्टॉक्स लेने नहीं है, सभी स्टॉक्स बेचने नहीं है। जहाँ पे आपका और हमारा कन्विक्शन एक जैसा हो जाए उस जगह पर आ जाओ और काम करो। खैर आगे बढ़ते हैं, अजीत मिश्रा इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं और समझते हैं इस समय क्या किया जाए। उनके कुछ और ट्रेड भी थे जो हमने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा दिए। अजीत सर से ज़रा पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एक व्यू पॉइंट ले लेता हूँ, फिर हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। सर पहले जरा निफ्टी पे आता हूँ। आज शानदार ओपनिंग हुई करीब 80 पॉइंट की। डाटा एफआईज का नंबर जो 20% सिर्फ लॉन्ग रह गया था, उससे पता लगा कि अब एफआईज बेचेंगे नहीं, आ सकते हैं। रिलायंस को देख के खुशी हो रही है जिसमें कॉम्बो है बहुत सारी चीज़ों का। आप सर बताइए जरा इस समय क्या किया जाए, निफ्टी पे आपका टेक क्या है सर? डिम्पी देखिए दूसरी चीजों को अगर साइड में रख के अगर देखें इंडेक्स में, तो इंडेक्स में कुछ खास डैमेज जो नहीं हुआ था, उसका रीजन यही था कि बाकी सारे सेक्टर्स ठीक थे, बैंकिंग प्रेशर में था। और लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में जब आपने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद, बैंकिंग में 200 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने के बाद स्टेबिलिटी दिखाई, फ्राइडे के दिन भी क्लोज आपने दिखाया रिकवरी के साथ, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन थे कि ये रिबाउंड देखने को मिल सकता है बाजार में, और वही रिबाउंड बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी बायस कंसोलिडेशन का ही रहेगा। एक अच्छा रिलीफ ये है कि बैंकिंग में रिस्पाइट आया है, बट हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे अभी भी आ रही है। तो इंडेक्स में मुझे लगता है साइडवेज बायस अभी भी कंटिन्यू रहेगा। 21,700 750 के जोन है, मेरे हिसाब से ये इमीडिएट रेजिस्टेंस क्रैक करेगा, तो वहां जाएंगे आप, वहां दोबारा से आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। और वहीं पे 550 जब तक आप होल्ड कर रहे हैं तब तक टोन पॉजिटिव रहेगा। बट क्योंकि रेंज थोड़ी सी छोटी है, मेरे हिसाब से इंडेक्स को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। बैंकिंग जैसे मैंने पहले भी बताया 44,700 इन लेवल्स को मैं देख रहा था, तो ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे आप आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा बैंकिंग में भी साइडवेज स्टोरी रहेगा, तो इंडेक्स को मेरी अवॉइड करने की रिकमेंडेशन होगी। यस, टोन थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर हुआ है ड्यू टू दिस रिकवरी इन बैंकिंग। ठीक है, तो आप इंडेक्स अभी अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं, यानी कि दोनों की आज की तेज़ी के बाद फिलहाल अवॉइड है। आप ज़्यादा इसमें ना करें, बट हाँ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट मिलेगा। एक चीज़ जो अच्छी हुई है इंडाइसिस में वो है कि गिरावट का क्रम रुक गया और बाजार ने अपने आप को हील किया, यानी कि ठीक किया है, और ये आपको लेवल्स पे भी दिख रहा होगा। खैर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ और आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। तो आज जहां पे ताज़ा खरीदारी हो रही है उन शेयर्स की लिस्ट अगर देखेंगे तो टाटा पावर उसमें से एक है और एक आईजीएल है। आपको हमने बताया भी था कि इस बार की जो सीरीज़ खत्म हो रही है और जो नई सीरीज़ शुरू हो रही उसमें गैस वाले यानी कि एनर्जी स्टॉक्स में काफ़ी दम आ रहा है। ये टाटा पावर आईजीएल को अगर मैं वैसे डालना चाहूँ तो मैं एनर्जी के अंदर भी डाल सकता हूँ, लेकिन कैटेगरी करो तो सिर्फ आईजीएल एनर्जी का पार्ट बनेगा। टाटा पावर को हम पावर सेक्टर में डाल देते हैं। दोनों का रोल ओवर, दोनों का पोजीशंस काफ़ी स्ट्रांग थी। ये आप फ्यूचर्स की प्लेट देख पा रहे हैं। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, फास्ट जो लास्ट वाला होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, एक तो ये चेक कीजिए, ऊपर प्राइस और साथ में प्रीमियम। हमने तीनों चीज़ें डाली हुई हैं। अजीत सर इन दोनों पे आपका टेक, आईजीएल और टाटा पावर। देखिए डिम्पी, आईजीएल में पहले बात करें तो एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिल रही थी, जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस जरूर है विद इन द सेक्टर। अगर आप बात करें, कंपेयर करें गुजरात गैस से और एनजीएल की परफॉर्मेंस से, तो आईजीएल में कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले करीब 7-8 महीनों में। अभी एक रिकवरी के बाद जो लास्ट वीक एक डिक्लाइन आया था, इसने स्टॉक को दोबारा से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे पुश कर दिया है। तो मुझे लगता है कि जब तक कि आप 430 को रिक्लेम नहीं कर लेते हैं, सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक मेरे हिसाब से साइडवेज में नेगेटिव बायस में बना रह सकता है। तो मेरे हिसाब से आईजीएल को आपको अवॉइड करना चाहिए। टाटा पावर नो डाउट एक स्टडी अप ट्रेंड आप देख रहे हैं, आज के सेशन में भी करीब 4.5% की तेजी अभी भी है, वॉल्यूम्स स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स ही कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो अब बेस एक फॉर्म हो गया है वो करीब 365 के अराउंड पे फॉर्म हो गया है। तो मतलब इसको एक्यूमुलेट करिए, देखिए इसको एग्रेसिव लॉन्ग नहीं, क्योंकि 4.5% ऑलरेडी ऊपर है। यहाँ पे अगर आपको ये 375-76 के अराउंड में मिलता है तो एक अच्छा बाय होगा। वहां पे आप 365 के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 400 तक के टारगेट्स के लिए इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। तो आपके रिकमेंडेशन यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं और दोनों के प्लेट्स जो भी हैं, वड़ावर जो भी आपने टारगेट्स दिए हैं ये हम सब सामने छाप रहे हैं सर। आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। टारगेट इसके अंदर 400 का है। अच्छा एक और चीज़, 375 की वाली कंडीशन भी लगी हुई है, ये भी आप नोटिस कर लीजिएगा अच्छे से।
हर चीज़ के अंदर कैसे कैसे ट्रेड लेना ये मैं फिर से कई बार बोलता हूँ, आप ट्रेड कम लीजिए, लेकिन जो लीजिए पक्का लीजिए, बेहतर लीजिए, नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए। जहाँ आपको लगता है कि मेरी सोच से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है, मेरा कन्विक्शन भी नहीं बैठ रहा, भले ही गेस्ट बोल रहा हो, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, ना उसमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो साइड में बैठे हो। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर जरा स्क्रीन पे लेके आइए। एस्ट्रल है और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। अजीत सर जरा चेक कर लेना, एस्ट्रल लिमिटेड और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। डिम्पी देखिए, एस्ट्रल में तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं पिछले करीब 7-8 महीनों से एक रेंज ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, जहाँ पे 1750 नीचे का बैंड और ऊपर पे करीब 2000। तो आपने रीटेस्ट होते हुए देखा है अभी लोअर बैंड को और अभी एक रिकवरी। तो एक मेरे हिसाब से डेफिनिटली एक अटेम्प्ट बनता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का, जो कि स्टॉक को दोबारा से अपने प्रीवियस स्विंग हाइस के पास लेके जाए। तो यहाँ पे आप ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना रखें, करीब 1830 का एक स्टॉप रहेगा और यहाँ पे करीब 1950-1975 तक के टारगेट्स के लिए आप एस्ट्रल को डेफिनिटली लॉन्ग कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक डिम्पी आपने कौन सा बताया था? डिम्पी? सर बैंक ऑफ बड़ौदा, सर आवाज़ आ रही है? बैंक ऑफ बड़ौदा जी, सर, जी, अब दूसरा आ रही है, शेयर। अब आ रही है, अब आ रही है आपके पास। हाँ, तो देखिए, बीओबी में एक चीज़ अच्छी ये है कि विद इन द पीएसयू बास्केट कुछ खास डेंट पड़ा नहीं इस पूरे मार्केट में, बैंकिंग में जिस तरीके से प्रेशर था। तो 220-240 तक की रेंज बेसिकली ये होल्ड कर रहा है और आज के सेशन में जिस तरीके से इसने स्ट्रेंथ दिखाई है, वॉल्यूम उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट टोन मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे भी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। करीब 227 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और 242 तक के टारगेट्स के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा को भी लॉन्ग कर सकते हैं। डन सर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल गई, एस्ट्रल पे भी हो गया, टाटा पावर हो गया, आईजीएल को फिलहाल हम छोड़ देते हैं। कुछ कुछ हमने जो तेज़ी वाले सौदे थे सबके सब आपके सामने रख दिए और उम्मीद करते हैं कि इन ट्रेड से आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। मंदी की तरफ आगे बढ़े तो जरा मंदी वाले सौदे की आप शुरुआत करते हैं। पहले ताज़ा बिकवाली वाले शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। अजीत सर, जिस शेयर के अंदर आज पहले शॉर्टिंग हो रही है वो आपकी स्क्रीन पर है, एक तो क्रॉम्पटन है, दूसरा सिप्ला है। सिप्ला में एक थोड़ा कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी हो रहा है। उनके कुछ जो मेन प्रमोटर्स हैं, फाउंडर मेंबर्स हैं, उन्होंने एक थोड़ा स्टेप डाउन भी हुआ है। सर इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन, सिप्ला पे और दूसरा क्रॉम्पटन पे। डिम्पी देखिए, क्राउंटन को मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इनफैक्ट लास्ट मंथ इसमें एक रिकवरी के एक इंडिकेशन भी थे कि एक ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट का अटेम्प्ट, बट उसने ऑलमोस्ट उसको नेगेट कर दिया है। अब दोबारा से स्टॉक अपने लोअर बैंड के पास आ रहा है ट्रायंगल पैटर्न के। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को जरूर मिलेगा। बट क्या ये शॉर्ट कैंडिडेट है? मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ट्रेड कर रहे हैं, करीब 300-298 के पास ही इनके एवरेजेस हैं। तो अगर आपको एक बाउंस मिलता है तब वहाँ पे आप शॉर्ट के लिए देखेंगे, करीब 310-12 के अराउंड पे अगर आपको एक बाउंस मिलता है तब आप देखिए 318 के स्टॉप लॉस के साथ, उससे पहले नहीं। सिप्ला देखिए, पोस्ट नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव आया था और उस गैप को इसने फिल कर दिया है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का टोन जरूर है, बट बावजूद इसके ये अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर है। तो जब तक कि ये एवरेजेस के ऊपर है तब तक मेरे हिसाब से शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं मैं दूंगा, कंसिडरिंग की एक पॉसिबिलिटी है यहाँ से आपको दोबारा से एक रिबाउंड देखने को मिले करीब 1318। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है। डन सर। तो ये हो गया आपके पास। जरा अनवाइंडिंग के शेयर्स भी लेके आए जरा सर से, वो भी जरा चेक करवा लेते हैं। अनवाइंडिंग के दो शेयर्स हैं, उसमें सर एक तो ग्रैंडलेस इंडिया है और दूसरा है बजाज फिनसर्व। सर इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताइए सर। देखिए, ग्रैनुअल्स अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद डिप्पी एक कंसोलिडेशन में है। मेरे हिसाब से ये एक्यूमुलेशन का आपका एक टाइम है, जहाँ पे कि नेक्स्ट मूव आएगा जो करीब 428 को ऊपर आप क्रॉस करेंगे तब। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। करीब 405 से लेकर 400 का जोन है, ये एक बाइंग जोन होगा और 435 के ऊपर जब आप जाएंगे तब आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा। तो अभी मेरे हिसाब से फॉर टाइम बिंग इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। और बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिए टोन अभी भी नेगेटिव है, बट आज नंबर्स है तो वॉलिटिलिटी रहेगी। तो ध्यान इसमें ये रखना है आपको कि 7200 के ऊपर अगर आप निकलते हैं चांसेस ऑफ रिकवरी जरूर हो सकती है, जो कि शायद स्टॉक को 7400 तक लेके जाए। और नीचे पे ब्रेकडाउन अगर आएगा तो 7000 के नीचे आएगा, उसके बाद कंफर्मेशन हो जाएगी फॉर फर्दर डिक्लाइन टुवर्ड्स 6700 मार्क। तो अभी के हिसाब से रेंज है, इसको अवॉइड करना चाहिए।
ने काफ़ी सारे स्टॉक्स अब तक आपके सामने रख दिए। अब एक काम और करते हैं, हम जरा आज के मेहमान से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी पता कर लेते हैं। अजीत सर, आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं, फिर कुछ और शेयर भी पता करूंगा, दो बड़े शेयर्स पे भी राय लेनी है आपसे। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जिस तरीके से आज ऑटो इनफैक्ट ओवरऑल भी अच्छा ही कर रहा है। टाटा मोटर्स में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पर है। मुझे लगता है कि मोमेंटम कैरी करेगा, करीब 848 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 816 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। और जीएनएफसी यहाँ पे भी देखिए एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, और अभी हाल फिलहाल में स्कैन जो हैंडल का लो रीटेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है, और स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी रिक्लेम कर लिया है इसने। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 775 तक के लेवल्स मुझे एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। तो 730 के स्टॉप लॉस के साथ जीएनएफसी को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। एनएफसी दिया आपने और दूसरा दिया है टाटा मोटर्स, ये दोनों आपके शेयर्स हैं। सर कोई ऑप्शन का ट्रेड है क्या? कोई भी ऑप्शन का ट्रेड हम रख लेंगे सर थर्सडे तक, कोई इशू नहीं है। देखिए रिपीट, जो हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, मारुति में काफी लंबे टाइम बाद मुझे एक रिकवरी के इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो 10,000 की कॉल हमने रिकमेंड की है, करीब 330 के पास। अभी 340-45 के अराउंड पे ये रेट है। 260 का स्टॉप लॉस है, अब 490 तक के टारगेट्स। तो ऑटो में देखिए मेरा बायस थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि मारुति में भी अब काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक अच्छी रिकवरी आनी चाहिए, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आपने जो क्लाइंट्स को दिलवाई है 10,000 वाली कॉल, क्या रेट पे दिलवाई है? 330 के अराउंड पे मैंने रिकमेंड किया था, और अभी 343 का रेट है। 260 का स्टॉप लॉस रिकमेंड किया है, करीब 490 तक के टारगेट्स के लिए। जैसे 260 का स्टॉप लॉस है, सामने ले लो, 5-7 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। सामने सामने पे पकड़ो आप। 340 वगैरह को ये सब हटा दो, अभी क्या 340-43 कहाँ देखते रहेंगे। सामने सामने पकड़ो, 260 की है एक स्टॉप लॉस लगाओ इसके अंदर, और 490 का टारगेट डालो आप। ठीक है सर, मारुति के 10,000 के आपने एक ऑप्शंस का ट्रेड दे दिया, टाटा मोटर्स दे दिया, जीएनएफसी दे दिया। सर मेरे को ना आपसे दो शेयर और पता करने हैं। आज रिलायंस का जो मूव आया है, जिनके पास भी रिलायंस पड़ा हुआ है सर 2500 का, 2600 का, 2650 का कंसोलिडेशन का, आज मेरे को जो रेट दिख रहा है ना सर रिलायंस का, वो दिख रहा है 28-20 के आसपास, 4.5%, 117 रुपये ऊपर। इंट्राडे या पोजिशनली प्रॉफिट बुक करें या फिर भी और चलेगा रिलायंस? डिम्पी, देखिए कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा हाथ है इस डिक्लाइन में। जो हमने बैंकिंग में देखा उसको कहीं ना कहीं डैमेज को कैप करने में, और जिस तरीके से आज रेजिलियंस दिख रही है, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे डिम्पी, तो लास्ट आप 2-3 हाइस को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन नजर आएगी, जिसका टारगेट करीब करीब 2950-2960 के अराउंड पे आता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी मोमेंटम बाकी है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है और अर्निंग सीजन में है, बजट आने वाला है इंटरिम। तो ये देखते हुए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, जो करीब 2770 मेरे हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 2960 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। एक सर एक छोटी सी चीज़ आपसे और पता करनी थी एचडीएफसी के बारे में। एचडीएफसी ने अपनी गिरावट को तो रोक दिया, लेकिन वो स्पीड से उतनी रिकवरी नहीं करवा रहा। तो सर जिनके पास भी एचडीएफसी पहले से पड़ा, एक बार एवरेज कर लें। दूसरा, जिनके पास एचडीएफसी नहीं पड़ा, एचडीएफसी बैंक जिनके पास नहीं पड़ा, क्या आज जो पहला सिग्नल दे रहा है कि मैं गिरूंगा नहीं ज़्यादा, एलआईसी भी आ गया मेरे साथ, तो ये सब हो, तो क्या वो धीरे धीरे खरीदना शुरू करें? जिनके पास है वो एवरेज करें, और जिनके पास नहीं है वो खरीदें क्या? देखिए डिम्पी, एज ए इन्वेस्टर अगर आप इस चीज को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज पास्ट में भी हमने देखा है कि एक ब्रॉडर रेंज जिसमें ट्रेड कर रहा है, उसी का लोअर बैंड करीब 1300, वर्स्ट केस में बेसिकली हमने देखने को मिला था करीब 1250-1300 के बीच में। तो ऑलमोस्ट आपने 70% उस मूव के नजदीक आप आ गए थे, जब आपने एक रिट्रेसमेंट दिखाया 1750 से। आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास हैं अपना वीकली चार्ट्स पे, तो ये भी एक कंफर्ट है। अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म आप देख रहे हैं, तो मैंने जैसे कि शायद हाल फिलहाल में भी बात की थी, जब कि आप 1460, 1465 जब आप ये निकल जाए, तब आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, उससे पहले नहीं। बट अगर आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन के लिए मौके ढूंढने चाहिए। एक और शेयर है जो अपना एक्चुअली मैं बोलूँगा थोड़ा डीएनए के विपरीत चल रहा है। मैंने तो रेयर देखा है उसको इतना चलते हुए, जब पॉलिसी बेस्ड की खबर ना है। उस शेयर का नाम है ONGC। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए ONGC। 18 रुपये ऊपर हो गया सर ये, 7.5%। आपको और मेरे को शायद याद भी नहीं होगा, मेरे को तो याद नहीं है, आपको हो सकता हो कि ONGC कब चला था 7.5%। जब पॉलिसी आती होगी या ऐसा कुछ होगा, तभी हुआ होगा।
सर एक बार ओएनजीसी पे अपना टेक दे दीजिए, क्या करना चाहिए? ये हाथ से पूरी तरह से निकल चुका है क्या जिनको बाय करना था? डिम्पी देखिए, ओएनजीसी नहीं, जितने भी पीएसयूज नेम, चाहे वो पावर, चाहे वो एनर्जी स्पेस में दूसरे रिलेटेड उसमें है, एक अलग तरीके का बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना, और खास तौर से जब आपने कोई चीजें नहीं देखी हैं, मैं भी उनमें से हूँ जिन्होंने कि पीएसयूज में कभी इस तरीके की तेजी नहीं देखी, कि वन साइडेड आप देख रहे हैं कि स्टॉक 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो रहे हैं। ट्रेडिंग करना इट्स ओके, मीन्स आपको पता है आपका एग्जिट कहाँ पर है, तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करिए, क्योंकि मोमेंटम है, पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। जैसे कि रेलवे स्टॉक्स में भी हमने देखने को मिला है। तो ओएनजीसी में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि 245 ये आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई यही था, उसको आपने निकाल दिया है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग हैं, तो अभी ऊपर तो खुला हुआ है, ऊपर में कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, तो जहां तक जा रहा है तो जाने दीजिए, बट स्टॉप लॉस अपने बिल्कुल क्लियर रखिए जब भी आप मोमेंटम चेज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते कि दोबारा से वापस आएगा तो बेच देंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि अपने हाई से 60-70% करेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है पीएसयूज स्टॉक्स के लिए। तो जब भी आप पीएसयूज में ट्रेड कर रहे हो, मोमेंटम चेज कर रहे हो, तो अपने स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट रखिए। ओएनजीसी के केस में वो 245 का होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच अजीत सर। आज आपसे हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ शेयर्स भी पता कर लिए। आपने हमको रिलायंस, एचडीएफसी, ओएनजीसी पे अपना इंटेलिजेंस दिया। इसके अलावा जो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स हैं उसमें एक ऑप्शन का ट्रेड है, मारुति की 10,000 वाली कॉल। आप कह रहे हैं कि 330 पे हमने तो अब क्लाइंट्स को दिलवाई है, हम भी ले लेते हैं सर। 260 का एक स्टॉप लॉस लगा हुआ है इस पर, 490 का टारगेट है। टाटा मोटर्स सर का एक ट्रेड है, जीएनएफसी सर का एक ट्रेड है, दिखाते हैं ये फटाफट से, मैं बोलता जा रहा हूँ। इसके अलावा जो ट्रेड है उसमें टाटा पावर पे रिकमेंडेशन है, ठीक है। एक एस्ट्रल पे सर ने बोला होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ट्रेड दिया हुआ है। ये सारे के सारे ट्रेड उम्मीद करते हैं आपके काफ़ी काम आएंगे। और अगर जो कुछ छूट गए हैं तो आज ही ना हम एक चीज़ आपके सामने कर देते हैं। कल मैं उसके एक प्लेट से आपको एक नंबर भी दूंगा कि आप ना हमारे शो के साथ जुड़ सकते हैं। हम ना इस शो के अंदर कुछ कॉलर्स का लिए विंडो खोल देंगे। वो आप कैसे करेंगे उस विंडो का इस्तेमाल, मैं आपको कल बताऊंगा। वह पूरी प्लेट पूरी जानकारी के साथ, एक नंबर के साथ, व्हाट्सएप के नंबर के साथ आपके सामने उतरूंगा। हम 2 या 3 कॉलर्स के जवाब ले लेंगे। बहुत सारे हमारे पास एक व्यूज़ आते हैं कि हमें तो इसके बारे में पता करना था, आपके शो से छूट गया, तो वो मौका अब हम नहीं देंगे। वो मौका भी हम, जो आपकी कंप्लेंट है उसको हम ठीक कर देंगे, ठीक। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको शो काफ़ी पसंद आ ही रहा होगा। हम कल एक विंडो खोल के कॉलर्स की, वो सब भी आपके सामने इसको पूरा करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया हमको अजीत सर, थैंक यू वेरी मच।